सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं थर्ड आई बालाघाट अनकही बातें। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज अनकही बातें में हम जानेंगे आईपीएस राहुल देशमुख से, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनकही बातें। लेकिन राहुल से आपको मिलवाने से पहले हम आपको ये बता दें कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 की बैच में राहुल सिलेक्ट हुए हैं। बालाघाट में इनका जन्म हुआ है और विशेष तौर पर बालाघाट के लिए बहुत ही गर्व का विषय है ये कि हमारे इस छोटे से शहर से इतनी बड़ी उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की है। हमारे बहुत सारे युवा दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो भी इस इंटरव्यू से कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर। तो आइए स्वागत करते हैं राहुल का और करते हैं उनसे अनकही बातें। राहुल, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू मैम। राहुल देशमुख से आईपीएस राहुल देशमुख तक का सफ़र किस तरह का रहा? मैम सफ़र काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरा रहा। मतलब मेरा जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, मेरा बैचलर्स माइनिंग इंजीनियरिंग में है, तो तभी से मेरा मन था सिविल सर्विस की प्रिपरेशन का। बट शुरुआती प्रिपरेशन इतनी स्ट्रीमलाइन नहीं थी। जस्ट मैं कैजुअली पढ़ता था, वो एक प्लान मैनर में नहीं थी। फिर उसके पश्चात मैंने 2 साल जॉब किया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तब मैंने हल्की अपनी तैयारी को थोड़ा लाइन अप करना शुरू किया। फिर मुझे कहीं न कहीं ये लगा कि शायद जॉब के साथ थोड़ा मुश्किल जा रही है प्रिपरेशन कर पाना। तो मैंने फाइनली जॉब से क्विट करके अपनी तैयारी शुरू करी और फिर इसके लिए मैं कुछ समय दिल्ली में भी रहा। और मेरा पहला इंटरव्यू कॉल 2019 के अटेम्प्ट में आया था। बट उस साल भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर एक इंटरव्यू कॉल और आया 2020 का भी, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो थोड़ा उसके बाद काफ़ी हताशा सी तो हुई, क्योंकि दूसरे इंटरव्यू में लोग यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि अब सिलेक्शन हो जाएगा। बट 2021 से मैंने समझा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ सुधार के एस्पेक्ट्स हैं। और फाइनली 2021 में मेरी शायद सारी मेहनत कल्मिनेट हुई एक साथ, और फाइनली मैं सिलेक्ट हो पाया। राहुल, स्कूलिंग कहाँ से रही? हिंदी मीडियम में थे आप, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट थे? किस तरह का पढ़ाई का आपका दौर रहा? शुरुआती फिफ्थ क्लास मेरा हालांकि थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम ही रहा। टिल फिफ्थ क्लास मैंने टैगोर मोंटेसरी से पढ़ाई करी। 6 to 12 मैं केंद्रीय विद्यालय बालाघाट का स्टूडेंट था। शुरुआत से ही मुझे सोशल साइंसेस वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था। बट चूँकि उस समय काफ़ी आईआईटी और इन सब का काफ़ी चलन था, तो मैं फिर जेई की प्रिपरेशन किया। फाइनली मेरा एडमिशन भी हुआ आईआईटी आईएसएम धनबाद में, और मैं वहाँ के 15 बैच का पास आउट हूँ, माइनिंग इंजीनियरिंग का। जी। जी। ये कब तय किया कि मुझे सिविल सर्विसेज की लाइन में जाना है? अ, बचपन से ही कहीं न कहीं मेरे को, चूँकि बालाघाट से बिलॉन्ग करता हूँ, तो हमेशा एक मन में था कि ये जो सर्विसेज होती हैं, ये बहुत अच्छा माध्यम होती हैं, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने का बहुत सारे लोगों के प्रति। मुझे अच्छे से याद है, जब सन 2000 के आसपास की बात है, जब बालाघाट हैवी नक्सल अफेक्टेड एरिया हुआ करता था। तो यहाँ पर एक कलेक्टर साहब आए, और उनके एफर्ट्स से फाइनली जो हमारे भैया तहसील के आसपास के इलाके, वहाँ पे नक्सल एक्टिविटीज़ कम हुई। तभी से मेरे उस समय स्कूल में था मैं, तो मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, शायद ये सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जहाँ पे हम लोग एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में। और जब मैं जॉब में भी गया, तो मैं जब इंडियन ऑयल में था, तो वहाँ पर हम लोग ट्राइबल बेल्ट में माइंस हुआ करती थी, वहाँ मैं देखता था। मुझे लगता था कि क्या ऐसा काम इनके लिए किया जा सकता है जो इनकी लाइफ को एक बेहतर लाइफ बना सके। तो फाइनली सिविल सर्विसेज मुझे वो माध्यम लगा, और फिर धीरे धीरे मैंने इसकी तैयारी एक समयबद्ध तरीके से करने की कोशिश करी। सिविल सर्विसेज की जब आपने तैयारियां शुरू की तो आपके विषय कौन कौन से रहे मेंस में, और इन सब विषयों को आपने कितना समय दिया, किस तरह से सब कुछ आपने मैनेज किया, ये मैं जानना चाहती हूँ। जी। मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था एंथ्रोपोलॉजी। और मैं सभी जो भी नए एस्पिरेंट्स को ऑप्ट करना चाहें, अगर सिविल सर्विसेज हो या कोई भी दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि पहले आप उनके प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स को समझ लीजिए अच्छे से, उन्हें देख लीजिए आपको कितना उसमें इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। आप उनका सिलेबस प्रॉपर्ली फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स को बहुत गहराई में पढ़ना होता है। मास्टर्स लेवल के सब्जेक्ट को आपको गहराई से पढ़ना है, तो आप ये जो इंश्योर कर लीजिए कि अच्छा आपको इसमें इंटरेस्ट हो। प्रीवियस क्वेश्चंस को ब्रशअप कर लीजिए, और कोई भी प्रीवियस टॉपर से आप जरूर कंसल्ट कर ली लेने से पहले कि हाँ, इस ऑप्शन को लेना चाहिए कि नहीं नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी हुआ। और जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट होते हैं, जीएस सबके लिए कॉमन होता है, जिसमें हमारा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब होते हैं, इकोनॉमी वगैरह होता है। तो वो आप सामान्य तौर पे इंटरनेट, एनसीईआरटी बुक्स और ब्लॉग्स के और न्यूज़पेपर के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, ऐसा है। जी। देखिए, जो इतनी बड़ी एग्ज़ाम की आपने तैयारी की, सिविल सर्विसेज मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का सपना होता है, लेकिन जी। एक सामान्य परिवार से
इस सपने को लेकर आगे बढ़ना और उसे पूरा करना कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से आपने इसे पाया, और चूंकि अब आप एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, तो ये जो हमारे इस वक्त श्रोता आपको देख रहे हैं, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उन्हें आप क्या समझाना, मतलब किस तरह से उन्हें गाइड करेंगे कि ये आप कर सकते हो? सर्वप्रथम मैं ये बात कहूँगा आप सभी से कि सबसे पहले ना भरोसा रखिए कि चीज़ें हो जाएंगी, है ना? कोई भी चीज़ पहले हमारे मन में प्रोग्राम होती है, उसका फिर असल लाइफ में वो चीज़ फलीभूत होती है। तो सबसे पहले तो भरोसा रखिए कि हो जाएगा। पर सिंपल भरोसा रखने से बात नहीं बनेगी। आपको उसके लिए एक प्लान मैनर में, एक प्रॉपर प्रोग्राम के साथ, कि हाँ, अगर साल भर पढ़ाई करने के लिए है तो मेरे पास एक टाइम टेबल रेडी है। मैं रेगुलर हर दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई को देता हूँ, क्योंकि इतना सिलेबस है सिविल सर्विसेज का कि आपको 10 से 12 घंटा देना पड़ेगा। आप उतना समय दीजिए। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़िए। आप रेगुलर टेस्ट लगाइए, और टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगेंगे, ऑटोमेटिकली आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ, मैं सही डायरेक्शन में हूँ। साइमल्टेनियसली अगर आपको लगे कि आप डेविएटेड हो अपनी फील्ड से, तो कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन से, मतलब जो इस फील्ड से रिलेटेड हो, आप उनसे गाइडेंस लेते रहिए कि हाँ भैया, इसमें ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही। तो हमेशा एक पेशेंस ज़रूर रखें। ये परीक्षा ना केवल एक नॉलेज का टेस्ट है, ये काफ़ी हद तक ना हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारे पेशेंस को भी चेक करती है कि हाँ, बंदे में कितना पेशेंस है, कब तक आप धैर्य रख के बैठ सकते हैं कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और हमेशा एक हार्ड वर्क ज़रूर करते रहिए। हार्ड वर्क कहीं न कहीं आपको हमेशा हेल्प करेगा, चाहे सिविल सर्विसेज़ हो या नॉर्मल कोई भी और जी, दूसरे एग्ज़ाम हो। ज़रूर। जी। सही बात कही आपने, और ये भी हम जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि केवल ये पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है सेलेक्ट होने के लिए, इसके साथ-साथ हमारा पेशेंस, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी उतना ही मायने रखती है। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस रहे आपके लिए और किस तरह के जवाब आपकी तरफ से गए? इंटरव्यू से पहले यूजुअली ऐसा होता है कि एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है। तो उसमें स्टूडेंट का सारा विवरण होता है कि उन्होंने 10th-12th कहाँ से पढ़ी थी, इनका बैचलर्स किस में है, इनका जॉब एक्सपीरियंस कोई है क्या, हॉबी, एक्स्ट्रा करिकुलर, इस सभी चीज़ों का ब्यौरा देना होता है। तो बोर्ड मेंबर्स के पास उसका पूरे ब्यौरा का फॉर्म का कॉपी होता है। और मुझसे मुख्य रूप से, चूँकि मैं बालाघाट से बिलॉन्ग करता हूँ, बैचलर्स माइनिंग में है मेरा, जॉब एक्सपीरियंस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का रहा। तो इसी के इर्द-गिर्द सवाल मुझे मिला करते थे कि आप माइंस में ये प्रॉब्लम होती हैं, माइनिंग से जो इन्वायरमेंट, पर्यावरण की समस्या है, इसके बारे में बताइए। कोल ब्लॉक स्कैम वगैरह क्या हो गया? तो मुझे लगता है अगर साक्षात्कार की या जो इंटरव्यू की जो तैयारी में एक बहुत मुख्य एलिमेंट होता है कॉन्फिडेंस का। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, धैर्य के साथ बताइए। आप एज़्यूम कर लीजिए कि आप कलेक्टर या एसपी हैं, तो आप कैसे लोगों को डील करते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है लोगों को यानी अच्छा परफ़ॉर्म करने का इंटरव्यू में। बिल्कुल। और अनुशासन की अगर हम बात करें तो तैयारी में ये कितने मायने रखता है, और हम संपूर्ण जीवन की भी बात करें तो एक व्यक्ति का अनुशासित होना कितना अहम लगता है आपको? जैसे अभी मेरी चूँकि पुलिस की ट्रेनिंग भी चल रही है, तो मैं फ़ील कर पाता हूँ कि अनुशासन ना केवल प्रिपरेशन मोड में, इन जनरल लाइफ़ में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अच्छी हेल्थ इंश्योर करता है, एक बेटर टाइम मैनेजमेंट इंश्योर करता है। जैसे जब मैं पढ़ाई करता था, तब मैंने इंश्योर कर लिया था कि एक सिटिंग में सुबह जब बैठूँगा, तो 6-7 घंटा लगातार पढ़ाई करूँगा। ये मेरा था कि नहीं, इतना तो बैठना ही बैठना है फॉर श्योर। उसके बाद दिन का सेकंड हाफ शुरू होगा, फिर उसकी पढ़ाई अलग चलेगी, 4 से 5 घंटा और। तो हमेशा अनुशासित रहने का बेनिफिट ये होता है कि चीज़ें आपकी ना आपको दिखना शुरू हो जाती है कि हाँ, इतना तो मैं पढ़ाई कर ले रहा हूँ, ये इंप्रूवमेंट का स्कोप है। तो अनुशासन हमेशा आपके काम ही आएगा। तो मुझे लगता है ना केवल स्टूडेंट्स को, सामान्य लोगों को भी अपनी लाइफ में अनुशासन को एक बांधे रखना चाहिए। मुझे ज़रूर हेल्प मिलेगी इससे। जिस मुकाम पर आज आप हैं, आपके परिजनों का, आपके घर के लोगों का कितना सहयोग मिला? कौन-कौन है आपके परिवार में, ये बताएँ? मेरे परिवार में मेरे मम्मी-पापा हैं, छोटा भाई है, और सभी का बड़ा ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट रहा कि नहीं ठीक है, राहुल प्रयास करता रहेगा तो हो जाएगा। विशेषकर मेरी मम्मी का और मेरे छोटे भाई का। दो मेरा छोटा भाई है मेरे से उम्र में छोटा, बट वो हमेशा मेरे एज़ अ गाइड मेरे लिए काम करता था। वो मुझे एग्ज़ाम दिलाने दिल्ली तक आ जाया करता था, और हमेशा मुझे हतोत्साहित नहीं दिया उसने कभी कि नहीं ठीक है राहुल भई, आप प्रयास करते रहो। मेरी मम्मी का एक बहुत बड़ा रोल रहा। मुझे जब भी एग्ज़ाम्स देने जाना होता था, तो मेरी अम्मी हमेशा मेरे साथ चलती थीं, क्योंकि मैं थोड़ा हेल्थ के इश्यू हो जाया करते थे। तो इस तरह से पूरे परिवार का एक बहुत ही कॉर्डियल और सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहा। उन्होंने कभी मुझे टूटने नहीं दिया कि हाँ, नहीं करते रहो प्रयास, अच्छा रहेगा ऐसे करके। हुँ। जी। देखिए, जो सामान्यतः हम ये सोचते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बड़े ही पढ़ाकू किस्म के हुँ। लड़के होते हैं ये, हाँ। या लड़कियाँ होती हैं। लेकिन राहुल एक सामान्य तौर पर देखें तो किस तरह का लड़का है, और जब समय मिलता है तो क्या कुछ करना आप पसंद करते हैं? मतलब आपने आईआईटी किया, कॉलेज का क्या माहौल था? मस्ती हुँ। वगैरह कैसी हुई? हाँ, हाँ।
जी, कॉलेज का तो काफ़ी एन्जॉयबल यानी पीरियड था मैं कहूँगा, क्योंकि कॉलेज जाओ और वहाँ पे जो इतने सारी डाइवर्स एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, तो मैं कभी रोबोटिक्स क्लब का हिस्सा रहता था। एक बार मैंने फ़ैशन शो भी किया था। लोग यकीन नहीं करते कि मैंने फ़ैशन शो किया था। मैं फ़ैशन शो में पार्टिसिपेट किया था, फिर रोबोटिक्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया करता था। थर्ड ईयर से थोड़ा सिंसियर हो गया था पढ़ाई के प्रति, क्योंकि थर्ड ईयर यूजुअली थोड़ा टफ होता है पढ़ाई के मामले में। और इन जनरल अभी के समय में मुझे ना घूमना-फिरना बहुत पसंद है। जब भी मुझे समय मिलता है अपनी कार उठाता हूँ या बुलेट उठाता हूँ, तो फॉरेस्ट तरफ चला जाऊँगा, घूमने निकल जाऊँगा, कान्हा वगैरह चला जाऊँगा। मुझे घूमना-फिरना काफ़ी पसंद है, ऐसा है। तो मतलब जी। ये इस तरह का एक दौर रहा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और हॉबीज़ की अगर इसके अलावा हम बात करें तो जब घर में होते हैं, परिवार में होते हैं तो कैसा एक माहौल होता है? किस तरह से आप लोग एक दूस क्योंकि सामान्यतः हम लोग ऐसे जी। ही करते हैं ना जब घर में खाली हाँ, होते हैं, हाँ। हँसी-मज़ाक होती है। बिल्कुल, इस मामले में मुझे लगता है मैं काफ़ी लकी हूँ। हमारे यहाँ हमेशा एक मज़ाकिया माहौल हमेशा घर पे रहता है और हम सभी को गाने का बहुत शौक है। मम्मी भी बहुत अच्छा गाना गाती हैं, वो स्कूल टाइम में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करी हैं। मेरी भी हॉबी सिंगिंग है, तो गाना-वाना चलता रहेगा, मज़ाक-मस्ती चलती रहेगी, तो इस तरह से बड़ा कॉर्डियल एंड बड़ा रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट रहता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता तो है अपने घर फ़ेवरेट का। सॉन्ग कौन-सा है? फ़ेवरेट सॉन्ग मेरा एक है, जो वादा किया सो निभाना तो पड़ेगा। अगर आप सुना दें तो पहचान लग जाए। चलिए ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। वाह! क्या बात है। ताजमहल फ़िल्म का ये गीत हाँ, है ना? ताजमहल और फ़िल्म का एक गीत है। ये बड़ी चॉइस भी आपकी बहुत खूबसूरत है। जी, जी। ख़ैर वादे की आपने बात कही, हाँ, तो अपने आप से कुछ वादे किए होंगे कि मैं 10 साल बाद यहाँ पर होऊँगा, 5 हाँ, साल हाँ। बाद ही मेरी ये प्रोग्रेस होनी जी, चाहिए। जी। उन वादों का क्या है और उन पर राहुल किस तरह आगे बढ़ रहे हैं? चूँकि अब मुझे चूँकि पुलिस सर्विस एलोकेट है, पुलिस सर्विस में हूँ मैं फ़िलहाल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जनरल परसेप्शन है हुँ। पुलिस के प्रति कि रुष्ट या बात नहीं करती हैं, सपोर्ट नहीं करती हैं लोगों को, मैं चाहता हूँ उसमें बदलाव हो सके। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो अब जो नई जनरेशन आई है, पर्टिकुलरली लास्ट के 5 सालों में, तो वो काफ़ी सपोर्टिव है। एक बड़ा ही एटीट्यूडल और बिहेवियरल चेंज है कि पुलिस डिपार्टमेंट बड़े इंक्लूसिव से हो रहे हैं। वो कंसिडर करते हैं कि हाँ, कुछ लोग के इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना है। तो अभी भी और सर्विस में मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि पुलिस सर्विस को जितना लोग करीब लेके जा सकूँ, ताकि उन्हें यहाँ पे आने डर ना लगे कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम मुझे बताएँ, हमारे डिपार्टमेंट को बताएँ, फ्रैंकली बताएँ। तो जो भी हमारे डिपार्टमेंट के लैक्यूनाज़ रहेंगे, मेरा पूरा प्रयास रहेगा इसको मैं एड्रेस कर सकूँ। हुँ। और हमारे जो इस वक़्त आपको दर्शक देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं विशेष तौर पर, उन्हें आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे? किस तरह से उनमें आत्मविश्वास की ऊर्जा को पुनः जागृत करेंगे? सबसे प्रथम मैं आपको यही कहूँगा ना कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। आप बस अपना स्तर पे प्रयास करते रहिए, कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छी मंज़िल ज़रूर मिलेगी, पर इसके लिए अच्छा हार्ड वर्क करते रहिए, एक अच्छा टाइम टेबल फ़ॉलो करिए, हेल्थ का ख़्याल रखिए। मैंने आजकल पाया है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज़ यंगस्टर्स में होना शुरू हो गए हैं, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी के। यानी वैसे बड़े रोग नहीं है, बट ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और साथ ही साथ अपने गोल के लिए आप पूरा समर्पित रहिए। समर्पण बहुत ज़रूरी है, किसी भी गोल के लिए कि हाँ, इसके लिए मैं स्टैंड करता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी लगाने को तैयार हूँ। जब तक इस तरह का डेडिकेशन नहीं आएगा, ऐसे बड़े गोल्स अचीव करना थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, प्रयास करते रहेंगे तो देर-सवेर आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। राहुल देखिए जो अभी की जनरेशन है उसे सारी सुविधाएं चाहिए और कई बार वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये भी बार बार कहते दिखते हैं कि हमारा मीडियम हिंदी है, हमारे पास अच्छी कोचिंग्स नहीं है, बहुत सारी स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। इन सब के इतर आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है किसी युवा को जो तैयारी कर रहा है तो वो एलिमेंट क्या है? इसका मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको, क्योंकि मैं 3 बार सिविल सर्विस के इंटरव्यू में गया। तो इंटरव्यू लगभग 1 दिन 70-80 लोग का रहता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि सब दिल्ली से ही आते होंगे मैक्सिमम लोग और सब तैयारी करने वाले ही पढ़ाई यहीं के बच्चे होंगे। आप यकीन नहीं करिएगा, वहाँ पर ग्रामीण अंचल के बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस पृष्ठभूमि से भी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। प्रॉपर जिन्होंने कभी दिल्ली देखा भी नहीं था वैसे लोग भी आते हैं। आपको कोई गर्भवती महिला भी मिल सकती है वहाँ पे। आपको पूरा डाइवर्स प्रोफाइल मिल सकती है इंडिया की, जो लोग अलग-अलग क्षेत्र से हैं, जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई करी या जहाँ से भी हैं, उस तरह से आते हैं। तो रिसोर्सेज़ का होना ना होना एक जस्ट एक हिंड्रेंस, इसको आप पार कर सकते हैं। अब के समय में जब मोबाइल और इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना अच्छा है, तो रिसोर्सेज़ की कमी कुछ भी नहीं है। तो अब इस प्रकार का बहाना नहीं देना चाहिए कि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, नहीं कर सक रहे हैं। रैदर हमेशा मैं मानता हूँ
कि जैसे कई लोग का इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो बट ऑब्वियस है कि आपको थोड़ा उनका ख्याल रखना होगा। पर एक हमें कभी एक्सक्यूज़ नहीं बनना चाहिए कि मैं गोल को अचीव नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करें, थोड़ा चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करें, कहीं न कहीं राह निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। हुँ। तो ये मेरा सजेशन है कि हमेशा अब कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहिए कि ठीक है, ये प्रॉब्लम चल रही है तो इसका कुछ समाधान होगा। तो इस तरह का एटीट्यूड अगर अभी के यूथ रखते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। हुँ। और जिस तरह से आपने कहा कि हमें जो भी हमारे जो दर्शक हैं, युवा दर्शक हैं, जो हाँ, हाँ। तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। अब चूँकि आपको आईपीएस एलोकेटेड हो ही चुका है, जी, जी। आप ट्रेनिंग करेंगे, तैयारियाँ करेंगे, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि ये जो विनम्रता इस वक़्त आपकी हाँ, है, और हाँ। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ राहुल कि आपकी विनम्रता आपका बहुत बड़ा गुण है। जी। तो ये इसे बरकरार रख पाना अपने पेशे के साथ-साथ कितना अहम हो जाएगा उस वक़्त? और सामान्य जीवन में भी हम देखें तो ये हुँ, हुँ। एक जो आपके पास बड़ा गुण है, जी। क्या सब में इतनी नैतिकता होना आपको लगता है ज़रूरी होगी? मतलब होना चाहिए? सब में होनी चाहिए, हाँ, हाँ। होती नहीं है बात अलग है। और जिस तरह मैं प्रोफ़ेशन में जा रहा हूँ, मेरा बहुत ही सॉफ्ट टाइप की पर्सनैलिटी है और पुलिस का तो आप जान ही रहे होंगे अच्छे से, कितने हार्ड लाइनर भी होते हैं। बट क्या है, उस प्रोफ़ेशन की डिमांड है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हार्ड लाइनर होना कोई बुरी चीज़ है। उस प्रोफ़ेशन की डिमांड है, अभी क्रिमिनल्स से डील करना है तो वी नीड सम दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रिक्टनेस। बट स्टिल मुझे लगता है कि ऐसी विनम्रता रहे, और पर्टिकुलरली इस इम्पोर्टेंट ओहदे में और इस इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे जो विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत उम्मीद से आते हैं कि हाँ, हमारा केस सॉल्व हो गया, जो भी उनके डिस्प्यूट्स हैं वो रिज़ॉल्व होंगे। तो मुझे लगता है ऐसी विनम्रता हमेशा रखें, ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए लाइफ़ में, क्योंकि हर कोई कहीं न कहीं स्ट्रगल में है अपनी लाइफ़ में। हो छोटी-बड़ी स्ट्रगल, कैसे कैसी भी स्ट्रगल हो सकती है, ज़रूरी नहीं सिविल्स की हो, कोई भी स्ट्रगल हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों को, ह्यूमिलिटी रखें लोग एक्सेप्ट करने की, तो हमेशा कहीं न कहीं काम आती है। देखिए, ऐसा कहते हैं ना कि व्यक्ति जब किसी को हाथ देकर आगे बढ़ाता है, तो हाँ। हम जिसे हाथ देते हैं वो हमारे सहारे से काफ़ी आगे बढ़ जाता है। जी, जी। आपको इस सफ़र में किस-किस ने सहारा दिया और आप किस-किस का सहारा बनने की कोशिश में रहते हैं, ये बताएँ? जी। मेरे सफ़र में मेरे पेरेंट्स और छोटा भाई लावण्या, इनका बहुत बड़ा रोल रहा। इन्होंने हमेशा मुझे बूस्ट अप करने की कोशिश करी। पर इनके अलावा मेरी जो कॉलेज की फ्रैटर्निटी है, मेरे फ्रेंड्स हो गए दिल्ली के, वो पूरी कॉलेज फ्रैटर्निटी ने काफ़ी हेल्प करी। जो कॉलेज सीनियर्स हैं जो पहले सिलेक्टेड हैं, बैचमेट्स जो पहले सिलेक्टेड हैं, उन्होंने हमेशा गाइड करते रहा, मोटिवेट करते रहे कि नहीं, आप प्रयास करते रहो, चीज़ें हो जाएँगी, करीब ही है। तो वो उनका बहुत बड़ा रोल रहा इस सफलता में पूरी। उन्होंने मुझे सफलता का हाथ दिया। और अब मेरा ये प्रयास रहता है सिलेक्शन के बाद कि बालाघाट या आस-पास से किसी भी क्षेत्र से, ऑल ओवर इंडिया से कोई बच्चों को कोई भी किसी प्रकार की हेल्प मिलते रहे। तो मैं भले ही रात का 1 बजे 2 बज जाए, कोई मुझे कॉल भी करता है स्टूडेंट कि भैया ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि नहीं, एनी हाउ उनको एड्रेस कर सकूँ। मुझे लगता है कि कभी उनके पास ये रिसोर्सेज़ की कमी या दिल्ली ना जा पाना एक हिंड्रेंस नहीं बननी चाहिए। तो कम से कम मैं अपने स्तर पर जितना उनकी हेल्प कर सकता हूँ, उतना समय निकाल सकता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। और जिस सपने को आपने देखा, कुछ हाँ, हाँ। दिनों बाद आप उससे साकारतम रूप में जिएँगे राहुल, जी, जी। वो एक जीवन आपका बहुत उपलब्धियों भरा रहे, आप एक बहुत बेहतर आईपीएस अधिकारी बने, जी, जी। ये हम सभी की, हमारे पूरे चैनल की ओर से दर्शकों की भी शुभेच्छा है। जी। आखिर में क्या आप अपने मन की बात हमारे सभी दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? एक विशेष मन की बात मैं कहूँगा, हमेशा खुश रहिए लाइफ में, क्योंकि अभी तक जिस तरह का एनवायरनमेंट है, मैं आस-पास देखता हूँ कि शायद हम लोग संतोष नहीं पा पाते हैं लाइफ में हमेशा, जिस भी कारण से, हेल्थ का इश्यू है, फाइनेंशियल इश्यू है, जो भी इश्यू है, पर हमेशा लाइफ में ना छोटी-छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूँढिए। मतलब बात सिर्फ सिविल से या कोई प्रिपरेशन रिलेटेड नहीं है, जनरल बात है। हमेशा लाइफ में छोटी चीज़ों में खुशी ढूँढिए, आप पाइएगा। बहुत सीमित समय हम लोग के पास जीवन जीने के लिए। तो इसको बहुत अच्छा एन्जॉयबल जिए, ताकि कभी आप लोग पीछे मुड़ के देखें तो आपको बड़ा संतोष लगे कि हाँ, अच्छा जीवन जिए, अच्छा जिया। मज़ेदार जीवन जिया, जी, ऐसे जी। करके। तो हमारे साथ थे राहुल देशमुख, बल्कि हम ये कहें कि हमारे साथ थे आईपीएस राहुल देशमुख, जिन्होंने जीवन का बड़ा ही प्यारा-सा, सादा-सा मूल मंत्र दिया कि जीवन में जो संतुष्ट है, वो व्यक्ति हमेशा खुश है। तो आप सभी दर्शकों से हम यही कहेंगे कि आप सब खुश रहिए। अगली अनकही बातें में आपको नए मेहमान से ज़रूर मिलवाएँगे। तब तक के लिए राहुल, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और हम इस कार्यक्रम से अब लेते हैं अनुमति। नमस्कार।